एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि समस्या के बीच में ही अवसर छिपा होता है। और शायद ही कोई समस्या 1986 की चेरनोबिल परमाणु त्रासदी से बड़ी हो। उस तबाही के खंडरों में जहां आज भी जाना खतरनाक है, वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि हमें सितारों तक ले जाने में मदद कर सकता है। आज हम बीबीसी में छपे एक लेख और उससे जुड़ी कुछ रिसर्च के आधार पर एक बहुत ही अनोखी जीव की कहानी पर बात करेंगे। अच्छा? ये कहानी है काले रंग की फफूंद की, जो चेरनोबिल के तबाह हो चुके रिएक्टर की दीवारों पर पनप रही थी। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ वहां जिंदा नहीं थी, ऐसा लगता है कि वो उस जानलेवा रेडिएशन को ही अपनी खुराक बना रही थी। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही समझना है, ये फंगस ऐसा कमाल कैसे कर पा रहा है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और कैसे चेरनोबिल की राख से निकला ये जीव मंगल और चांद पर इंसान के पहले घर बनाने की चाबी हो सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें चेरनोबिल हादसे के काफी बाद, मतलब 1997 में चलना होगा। जी, लगभग एक दशक बाद। उसी तबाह हुए रिएक्टर नंबर 4 के अंदर एक ऐसी जगह जिसे 10 साल को फिगस कहते हैं। कंक्रीट और स्टील का एक विशाल ढांचा जो पिघले हुए न्यूक्लियर कोर को दुनिया से अलग रखने के लिए बनाया गया था। वहां जाना तो आज भी बेहद खतरनाक है। बिल्कुल। उस माहौल में रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ही मिनटों में बंद हो जाता था, और इंसान के लिए तो कुछ मिनटों का एक्सपोजर भी जानलेवा हो सकता था। तो इसी माहौल में यूक्रेनी वैज्ञानिक नेली ज़ादानोवा और उनकी टीम रोबोट्स की मदद से अंदर से सैंपल इकट्ठे कर रही थी, और उन्होंने जो देखा वो सच में चौंकाने वाला था। क्या देखा उन्होंने? रिएक्टर की दीवारों पर, जहां मतलब मौत का सन्नाटा होना चाहिए था, वहां काले रंग की फफूंद की एक मोटी परत जमी हुई थी। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। एक ऐसी जगह जहां जीवन हो ही नहीं सकता, वहां एक फंगस, वो भी आराम से अपना घर बना के बैठा था। लेकिन बात सिर्फ वहां होने की नहीं थी, है ना? ज़ादानोवा ने कुछ और भी अजीब देखा था। हाँ, और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। जब उन्होंने इन फंगस को लैब में कल्चर किया, तो उन्होंने पाया कि वो जानबूझकर रेडिएशन के सोर्स की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब? ठीक वैसे ही जैसे कोई पौधा अपनी पत्तियों को सूरज की रोशनी की तरफ मोड़ता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी। ज़ादानोवा ने इस बर्ताव को एक नया नाम दिया, रेडियोट्रोपिज्म। रेडियोट्रोपिज्म? जी, यानी रेडिएशन की तरफ आकर्षण। एक मिनट, ये बात थोड़ी समझ से परे है। हम सब जानते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे डीएनए को गोलियों की तरह भेदकर खत्म कर देता है। ये सेल्स को तोड़ देता है, कैंसर पैदा करता है। ये तो जीवन का दुश्मन है। बिल्कुल। और ये फंगस उसी की तरफ खिंचा चला जा रहा था। ये कैसे मुमकिन है? यही वो सवाल था जिसने सारे वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। ये तो जैसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना हुआ। इसका जवाब उस फंगस के रंग में छिपा था। वो एकदम काला था। काला क्यों था? क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति, मतलब सेल की जो बाहरी दीवार होती है, वो मेलेनिन नाम के एक पिगमेंट से भरी हुई थी। मेलेनिन, ये तो वही चीज है ना जो हमारी त्वचा और बालों में होती है, जो हमें धूप से बचाती है। जी बिल्कुल वही। तो आप कह रहे हैं कि वही पिगमेंट चेरनोबिल की घातक गामा किरणों को रोक सकता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कागज की ढाल से कोई गोली रोक रहा हो। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और देखने में ये ऐसा ही लगता है। लेकिन मेलानिन कोई साधारण पिगमेंट नहीं है। ये एक असाधारण अणु है। जब सूरज की यूवी किरणें हमारी त्वचा से टकराती हैं, तो मेलानिन उस ऊर्जा को सोख लेता है और उसे गर्मी के रूप में सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल देता है। लेकिन चेरनोबिल के फंगस का मेलानिन वो इससे भी एक कदम आगे का काम कर रहा था। वो गामा किरणों जैसी कहीं ज्यादा ताकतवर ऊर्जा को भी सोख रहा था। एक तरह से ये एक आणविक शॉक एब्जॉर्बर है। तो ये सिर्फ एक ढाल है जो रेडिएशंस को रोक देती है? ये एक ढाल से कहीं ज्यादा है। देखिए, पहला काम तो सुरक्षा का ही है। ये रेडिएशन की ऊर्जा को अपने केमिकल स्ट्रक्चर में फंसाकर उसे बिखेर देता है। दूसरा, ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट? वो कैसे? जब रेडिएशन किसी सेल से टकराता है तो वो अस्थिर अणु बनाता है, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स सेल के अंदर तबाही मचा देते हैं। मेलेनिन इन फ्री रेडिकल्स को स्थिर कर देता है, इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा सके। और शायद इसका असर सिर्फ फंगस तक ही सीमित नहीं था। मैंने पढ़ा है कि चेरनोबिल की दूसरे जीवों में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चेरनोबिल के तालाबों में जो मेंढक मिलते हैं,
उन पर एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई। वैज्ञानिकों ने देखा कि हादसे के कुछ सालों बाद वहां के मेंढकों की त्वचा का रंग वो सामान्य से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। अच्छा। असल में जिन मेंढकों में कुदरती तौर पर ज्यादा मेलेनिन था, वो रेडिएशन को बेहतर झेल पाए और उनकी अगली पीढ़ियां भी ज्यादा गहरे रंग की पैदा हुईं। ये एक तरह का बहुत तेज इवोल्यूशन था। प्रकृति ने मेलेनिन को एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल किया। कमाल है। तो ये तो साबित हो गया कि मेलेनिन एक शानदार सुरक्षा कवच है, लेकिन कहानी सिर्फ बचने की तो थी नहीं, जैसा कि आपने शुरू में बताया था। मैं बिल्कुल नहीं। ये फंगस तो रेडिएशन में और तेजी से बढ़ रहा था। बिल्कुल। और यहीं पर 2007 में वैज्ञानिक एकातेरिना दाराचोवा का काम सामने आता है। उन्होंने ज़दानोवा की रिसर्च को आगे बढ़ाया और एक प्रयोग किया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या प्रयोग था वो? उन्होंने मेलेनिन वाले फंगस को एक सामान्य माहौल में और एक हाई रेडिएशन वाले माहौल में उगाया। नतीजा चौंकाने वाला था। रेडिएशन की मौजूदगी में फंगस की ग्रोथ लगभग 10% ज्यादा तेज थी। मतलब जो चीज बाकी हर जीव को मार रही है, वो इसे बढ़ने में मदद कर रही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई तूफान में खड़ा होकर कहे कि इस हवा से तो मेरा पेट भर रहा है। आपकी तुलना एकदम सटीक है। और इसी आधार पर दादाचोवा ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। उन्होंने इसे नाम दिया रेडियोसिंथेसिस। रेडियोसिंथेसिस? जी। उन्होंने कहा कि ये फंगस रेडिएशन को सिर्फ झेल नहीं रहा, बल्कि उसे ऊर्जा के स्रोत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं, ये फंगस एक तरह से रेडिएशन को खा रहा था। रेडियोसिंथेसिस सुनने में ही कितना भविष्यवादी लगता है। तो क्या ये सिद्धांत अब साबित हो चुका है? क्या हम पक्के तौर पर ये कह सकते हैं? यहाँ एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो परीक्षाओं के नजरिए से इसे समझ रहे हैं। अच्छा। रेडियोसिंथेसिस अभी भी एक बहुत मजबूत थियरी है, लेकिन ये पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वैज्ञानिक अभी तक उस सटीक बायोकेमिकल रास्ते का पता नहीं लगा पाए हैं जिससे मेलेनिन गामा किरणों की ऊर्जा को सेल के इस्तेमाल लायक केमिकल ऊर्जा में बदलता है। और जैसा कि ज़दानोमा के शुरू के काम में भी था, शायद सारे काले फंगस ऐसा नहीं करते हैं ना? सही कहा। उनके प्रयोग में 47 में से सिर्फ 9 प्रजातियां ही रेडिएशन की तरफ आकर्षित हुई थीं। अभी हाल ही में 2022 में भी एक स्टडी हुई जिसमें 2 अलग-अलग काले फंगस पर रेडिएशन का असर देखा गया और उनकी ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं मिला। तो मतलब इस पर अभी और रिसर्च होनी बाकी है। बिल्कुल। ये एक जटिल विषय है और विज्ञान में इस पर बहस जारी है। लेकिन ये विचार ही अपने आप में असाधारण है कि जीवन ऊर्जा के लिए परमाणु विकिरण पर भी निर्भर हो सकता है। तो भले ही इसकी पूरी प्रक्रिया अभी एक रहस्य हो, लेकिन इस खोज ने एक बहुत बड़ी संभावना का दरवाजा खोल दिया है, और वो दरवाजा चेर्नोबिल से सीधा अंतरिक्ष में खुलता है। बिल्कुल। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन या GCR। ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाले हाई एनर्जी कणों का एक अदृश्य तूफान है। ये कण इतने ताकतवर होते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट की मोटी दीवारों को भी पार कर जाते हैं। धरती पर तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड और हमारा वायुमंडल हमें बचा लेता है, लेकिन गहरे अंतरिक्ष में जैसे चांद या मंगल के सफर पर ये रेडिएशन बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। और इसका पारंपरिक समाधान क्या है? पानी या धातु की मोटी मोटी परतें जो इतनी भारी होती हैं कि उन्हें रॉकेट से अंतरिक्ष में ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल है। और यहीं चेर्नोबिल का हमारा ये फंगस ये कहानी में वापस आता है। हाँ, वैज्ञानिकों ने चेर्नोबिल में मिली प्रजातियों में से एक को चुना जिसका नाम है क्लाडोस्पोरियम स्फेरोस्पर्मम। 2018 में इस फंगस के सैंपल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर एक प्रयोग के लिए भेजा गया। और वहां क्या हुआ? क्या इसने अंतरिक्ष के और भी ज्यादा खतरनाक रेडिएशन में काम किया? नतीजे उम्मीद से भी बेहतर थे। वैज्ञानिकों ने एक पेट्री डिश के आधे हिस्से में फंगस उगाया और आधा खाली रखा और उसके नीचे रेडिएशन सेंसर्स लगा दिए। उन्होंने पाया कि ये फंगस वाली साइड पर रेडिएशन का स्तर खाली साइड के मुकाबले काफी कम था। फंगस की एक बहुत पतली, सिर्फ कुछ मिलीमीटर मोटी परत ने भी एक असरदार शील्ड का काम किया। और एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। वो क्या थी? ये फंगस अंतरिक्ष में धरती पर रखे गए कंट्रोल सैंपल के मुकाबले 1.21 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा। अरे वाह! तो ये तो इस बात का एक और संकेत है कि शायद ये रेडिएशन को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है ना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सिर्फ रेडिएशन ही नहीं, जीरो ग्रेविटी भी है। सही कहा। तो क्या ये हो सकता है कि इसकी तेज ग्रोथ का कारण रेडिएशन ना होकर जीरो ग्रेविटी हो? वैज्ञानिक अभी भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। हो सकता है दोनों का मिला जुला असर हो। लेकिन एक बात तो साफ हो गई। क्या?
कि ये फंगस अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में न सिर्फ जिंदा रह सकता है, बल्कि ये एक हल्की और असरदार रेडिएशन शील्ड भी बन सकता है। तो अब भविष्य की बात करते हैं। हम मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना देख रहे हैं, तो क्या हम वहां फंगस से बने घर बनाएंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मंगल पर मशरूम के घरों में रहना। हाँ, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इसी पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को माइको आर्किटेक्चर कहा जाता है। माइको आर्किटेक्चर मतलब फंगस से बना आर्किटेक्चर। बिल्कुल। आइडिया ये है कि हम धरती से टन वजनी धातु या कंक्रीट ले जाने के बजाय फंगस के बीजाणु यानी स्पोर्स ले जाएं, जो लगभग वजन रहित होते हैं, और उन्हें वहीं चांद या मंगल पर उगाएं। लेकिन उन्हें उगाएंगे कैसे? उन्हें भी तो बढ़ने के लिए कुछ खाने की जरूरत होगी। जी, इन्हें साइनोबैक्टीरिया यानी एक तरह के शैवाल के साथ उगाया जाएगा। शैवाल मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन और पोषक तत्व बनाएंगी। अच्छा, और फंगस उन पोषक तत्वों पर बढ़ेगा, जुड़कर एक बहुत मजबूत ईंट जैसी सामग्री बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक जीवित ढाल होगी। जीवित ढाल? इसका क्या मतलब? मतलब अगर उल्कापिंड के किसी छोटे से कण से उस दीवार को कोई नुकसान पहुंचता है, तो हमें उसे ठीक करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो फंगस खुद ही वापस उगकर उस दरार को भर देगा। अरे वाह, ये तो सेल्फ हीलिंग हो गया। बिल्कुल, ये प्रकृति के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाने जैसा है। एक वैज्ञानिक लिन रॉथशाइल्ड इसकी बहुत अच्छी तुलना करती हैं। वो कहती हैं कि ये एक कछुए की तरह है जो अपना खोल हर जगह साथ लेकर चलता है। माइको आर्किटेक्चर हमें किसी दूसरी दुनिया पर पहुंचकर अपना खोल वहीं उगाने की ताकत देगा। तो जो फंगस चेरनोबिल की तबाही में पनपा, वही शायद सौर मंडल में दूसरे ग्रहों पर इंसान के पहले कदमों की रक्षा कर सकता है। ये सोचकर ये हैरानी होती है कि कैसे एक त्रासदी के गर्भ से भविष्य की इतनी बड़ी उम्मीद निकल सकती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने यही जाना कि कैसे चेरनोबिल के खंडरों में मिला एक काला फंगस मेलेनिन नाम के एक सुपर पिगमेंट की मदद से न सिर्फ घातक रेडिएशन से बचता है, बल्कि शायद उसे रेडियोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा के लिए इस्तेमाल भी करता है। और ये असाधारण खोज अब अंतरिक्ष यात्रा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव का समाधान बन सकती है। माइको आर्किटेक्चर जैसी तकनीकों के जरिए ये हमें चांद और मंगल पर आत्मनिर्भर बस्तियां बनाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल, और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर जीवन परमाणु विकिरण जैसी चरम परिस्थितियों में पनपने का तरीका खोज सकता है, तो ब्रह्मांड में और कौन-कौन सी अविश्वसनीय जगहों पर? जैसे किसी न्यूट्रॉन तारे के पास, हाँ, या किसी गैस जाइंट के तूफानी बादलों में जीवन ऐसे सिद्धांतों पर मौजूद हो सकता है जिनकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीवन की परिभाषा और उसकी सीमाओं के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। शायद जीवन हमारी सोच से कहीं ज्यादा लचीला और कल्पनाशील है। अगर इस विषय पर कोई सवाल है या किसी और टॉपिक पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ज्ञान का ये सफर जारी रहे।